ओके, सो नाउ वी मूव ऑन द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैं हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या This meeting is being recorded. क्या क्या इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर नहीं होते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज द जेनेटल चेंजेस, कि अब हम देखेंगे कि जेनेटल एरिया में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, मैं तुम्हें म्यूट कर चुका हूँ। अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा तो तुम चैट बॉक्स में ओनली चैट करोगे, ठीक है। सो कहने का मतलब जो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, इसका साफ साफ कहने का अर्थ ये होता है कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब उसके पूरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। उनके हर बॉडी, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। उसी सारे चेंजेस को अभी हम देखेंगे। पहला चेंजेस होता है हमारा जेनेटल चेंजेस। जेनेटल चेंजेस में क्या होता है, द बॉडी ऑफ द यूट्रस। सबसे पहला जेनेटल में हम यूट्रस देखते हैं। यूट्रस में क्या होता है, इन दिस यूट्रस में चेंज होता है हमारा हाइट एंड वेट, ठीक है। द हाइट इंक्रीज फ्रॉम द 7.5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। मतलब जो हाइट हमारा होता है नॉर्मल, वो 7.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो 35 सेंटीमीटर उसका हाइट हो जाता है यूट्रस का। उसी प्रकार जो उसका वेट होता है यूट्रस का, ओनली 50 ग्राम्स होते हैं, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट होती हैं तो जेनेटल पीरियड तक ये 1000 ग्राम मतलब 1 किलो तक ये हो जाता है, ठीक है। Then in this uterus, this is a very important thing only, and the height is increases and the weight is increases. बाकी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इस पे हमें फोकस नहीं करना है। और इसमें देखना है कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, ठीक है, वो 4th मंथ टू रीच द 10 सेंटीमीटर ऑफ द फुल डायलेटेशन। जो 4th मंथ होता है उसमें क्या होता है, 10 सेंटीमीटर का फुल डायलेटेशन होता है। मतलब ओनली आप यूट्रस में लिख सकते हो कि एग्जाम में उसका जो हाइट होता है वो 7.5 से 35 सेंटीमीटर हो जाता है, और जो उसका वेट होता है वो वेट जो होता है हमारा, वेट हमारा 1000 ग्राम के पास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आता है हमारा जेनेटल सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है कि एडिमा इन कंजेशन एंड द बिकॉज ऑफ, मतलब सर्विक्स क्या करता है कि सर्विक्स में एडिमा फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। एडिमा फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है हमारा, एडिमा फॉर्मेशन होने के बाद इसके अंदर जो जेनेटल इंक्रीज द सिक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड्स, और जो भी हमारा सर्विक्स वगैरह होता है उसकी जो डायलेटेशन पीरियड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब सर्विक्स जो है वो फुल डायलेट हो जाता है, उसमें हमारा एडिमा का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज वाल्वा। वाल्वा में क्या होता है कि शो द इंक्रीज द वेस्कुलरिटी, ठीक है। मतलब जो हमारा वाल्वा होता है उसमें जो वेस्कुलरिटी, मतलब समझते टेंडरनेस होती है, वो टेंडरनेस हमारी बढ़ जाती है, ये चीजें होती है। नेक्स्ट थिंग इज अ वेजाइना। द वेजाइना, इन दिस वेजाइना the source the increase the vascularity, soft, moist and bluish and discoloration of the vaginal at the birth. That means कि जो हमारा वेजाना होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, वो क्या होता है, उसकी जो वेस्कुलरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है एंड बुलिश हो जाती है। मतलब जो उसका कंडीशन होता है वो बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट हो जाता है, और उसकी जो कलर होती है वो हमारा क्या होता है, ब्लूइश कलर की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी में क्या होता है कि ओवरी में हमारा होता है सोज द इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड साइज। मतलब जो हमारा ओवरी का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, एंड वन ओवरी द कंटेंट्स टू कपल ऑफ एंड ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस एंड कॉर्पस लूटियम जो हमारा होता है वो इसमें क्या होता है, आ जाता है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो हमारा ओवरी है उसकी साइज बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अ पैल्विक लिगामेंट। पैल्विक लिगामेंट में क्या होता है कि पैल्विक के अंदर ही हमारे बच्चे जो जो बेबी होते हैं वो आके उसमें इंगेज करते हैं, ठीक है। तो पैल्विक में सिंपल सी बात है, उसकी साइज बड़ा हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ द लिगामेंट्स, जो उसके अंदर लिगामेंट्स वगैरह हैं वो रिलैक्स कर जाएगा, और पेल्विक जॉइंट है वो भी रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस में क्या होता है कि इंक्रीज साइज एंड वेस्कुलरिटी, वार्म्स, टेंडर एंड टिंडर। दैट मीन्स कि जो हमारा ब्रेस्ट चेंजेस होता है, ब्रेस्ट चेंजेस में क्या होता है हमारा, ब्रेस्ट चेंजर में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं बस एक दो पॉइंट मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें इतने सारे सिस्टम हैं जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मली हमें क्या करना है कि जो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हैं उन चेंजेस को हमें देखना है।
नाउ वी मूव ऑन द ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस में हमें क्या करना है कि उसके जो वार्म है, टेंडरनेस है ना, टेंसेस हैं, वो सब बढ़ जाते हैं। जो टोन वगैरह हम बोलते हैं ना, वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, ग्लैंड बढ़ जाते हैं, निपल की साइज क्या क्या होता है, इंक्रीज द पिगमेंटेशन ऑफ द निपल एंड एलोरिया। ठीक है, जो निपल होती है ये जो पॉइंट है ना, ये क्या होता है, उसका पिगमेंटेशन इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, एंड सेकेंडरी एलोरियाज अपीयर, और कुछ नई नई चीज़ें इसमें आना स्टार्ट हो जाती है। एंड कोलोस्ट्रम लाइक द फ्लूइड इज एक्सप्रेस्ड एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ। जब कोई मंथ प्रेग्नेंट होती है तो उसमें तीसरे महीने में ही जो उनके निपल से कोलेस्ट्रम का जो कुछ फ्लूइड वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। नेक्स्ट, चेंज इन द स्किन चेंजेस। अब स्किन में क्या क्या चेंजेस होती हैं, ठीक है, तो इन पिगमेंटेशन, स्किन का जो चेंजेस होता है उसमें पिगमेंटेशन हो जाती है, जैसे कि ड्यू टू द इंक्रीज एक हार्मोन होता है हमारा मिलेनोसाइट, हार्मोन की वजह से क्या होता है, ये चीज होता है। लाइना नाइग्रा इज पिगमेंटेशन ऑफ द लाइनिया अल्वा, मतलब कुछ नहीं है इसमें, एक हमारा स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, हमारे स्किन चेंजेस में क्या होता है, डार्कनेस आ जाती है। ठीक है, एंड द स्ट्रेच ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो इस फोटो में क्या है, स्क्रेच मार्क्स आ रहा है ना। एंड रैप्चर ऑफ द सबक्यूटेनियस, और सबक्यूटेनियस लेयर है वो रैप्चर हो जाते हैं। क्यों रैप्चर हो जाती है, क्योंकि बेबी वहाँ एंगेज किया। अगर कोई एक छोटा सा स्पेस है, आप वहाँ पे जबरदस्ती उस चीज को ज्यादा करके फुलाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है उस जगह पे टेंडरनेस आएगी है। नेक्स्ट थिंग इज अ पिंक लाइन। पिंक लाइन स्टार्ट हो जाता है एंड बिकम द वाइट आफ्टर द लेबर, और जो जब लेबर हो जाता है तो फिर ये अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो स्किन में क्या हुआ, हमारा पिगमेंटेशन आ गया। ठीक है, जो हमारे एब्डोमिनल वाले उसमें स्ट्रेच मार्क आ गए है ना, एंड पिंक लाइन ऑफ द फ्लैंक्स पे आ गया, बिकम द वाइट आफ्टर द लेबर के बाद ये ठीक भी हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज वेट इंक्रीज। आपका क्या होगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा। देयर इज एन इंक्रीज वेट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 12.5 kg एट द टर्म। ठीक है, आपकी जितनी एज होगी टर्म से पहले, उसमें 12.5 kg आपके वेट जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज स्केलेटन चेंजेस। स्केलेटन चेंजेस में क्या होता है, स्केलेटन चेंजेस में होता है हमारा इंक्रीज द लंबार लॉर्डोसिस। ठीक है, जो हमारा लंबार होता है उसकी जो साइज है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो हड्डी वड्डी जो है उसकी जो चीजें हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एंड रिलैक्सेशन ऑफ द pelvic joint एंड ligaments ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिलैक्सेशन होने लगता है पेल्विस में, कुछ नहीं। स्केलेटन चेंजेस में क्या हुआ, बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, उसमें क्या होगा, इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस हो गया। ठीक है, बस एक एक दो पॉइंट हमें याद रखना है हर सिस्टम से, क्योंकि इतनी चीजें ना हम याद कर पाएंगे ना ये चीज याद हो पाएगी। बस मैं इस चीज को बता रहा हूँ, ये नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा और इस नोट से तुम्हें करनी है। नेक्स्ट थिंग इज द यूरिनरी चेंजेस। व्हाट आर द चेंजेस इन द यूरिनरी सिस्टम। उसमें किडनी का देखेंगे, किडनी का क्या होता है, साइज किडनी की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसमें हाइपो नेफ्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इफेक्टिव द रीनल प्लाज्मा फ्लो इन द इंक्रीज, मतलब कि जो हमारी किडनी की साइज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी है ना। जो हमारा रीनल प्लाज्मा का फ्लो रेट होगा, इसके पहले नॉर्मल होता था, धीरे धीरे स्लो होता था, अब यही काम क्या करेगा, फास्ट फास्ट करना शुरू कर देगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, डायलेटेशन ऑफ द यूट्रस में हमें इतनी चीज देखना नहीं है, उस किडनी में हमें देखना है तीन चीज, उसका साइज बड़ा हो गया और उसका जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो इंक्रीज हो गया। यूरिनरी चेंजेस में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन हो गया है ना, मतलब कि जो यूरिन के आउटपुट इनपुट जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट हम आप बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की। बस चीज़ों को सोच देखो, कुछ नहीं हो रहा है, हर सिस्टम में जो भी सिस्टम है वो बनना शुरू हो जा रहा है, और जो चेंजेस आ रही हैं या तो उसका साइज बड़ा हो जा रहा है या तो उसके उस सिस्टम के ऊपर वर्कलोड बढ़ जा रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल है। गैस्ट्रो में क्या होता है कि सलाइवेशन ज़्यादा होने लगता है, कहते हैं कि भैया हमको खट्टा खाना है, ये खाना है। क्यों, उनके मुंह में सलाइवेशन ज़्यादा आती है। अगर तुम किसी चीज़ को देखोगे तो अपने मुंह में एक लार आने लगता है ना, और उसी को सलाइवेशन कहते हैं। वो सलाइवेशन ज़्यादा आते हैं, उस फूड को देख के उसके पास सलाइवेशन आती है। जो उसका टेस्ट है, टेस्ट में भी उसके चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, उनका जो है हार्ट बर्न्स टाइप में लगता है, अगर कोई जो ज़्यादा खा पी लेते हैं तो उनको लगता है कि छाती जलता हुआ उसको महसूस होता है। ठीक है, एंड डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी, और जो एसिडिटी वगैरह होती है वो कम होती है। और एक पॉइंट यह है कॉन्स्टिपेशन, उसमें जो कब्ज की शिकायत भी आने लगती है। क्यों आने लगती है, क्योंकि खाना बहुत होता है और उस तरीके से हम वॉक नहीं कर पाते हैं,
जैसे इनडाइजेशन के कारण कभी कभी क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड ही हमारे खाने को पचाता है, लेकिन ये क्या होता है, इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है खाना रुक जाता है और कॉन्स्टिपेशन होने के, कब्ज होने के ज़्यादा शिकायत होते हैं। तो गैस्ट्रो में क्या चेंजेस आ गया, सलाइवेशन बढ़ गया, टेस्ट में चेंजेस आ गए, हार्ट बर्न होना शुरू हो गया एंड डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी होना शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया। बात करेंगे गैस्ट्रो के अंदर हमारा लीवर भी आता है। लीवर में क्या होता है, लीवर में भी एल्ब्यूमिन जो भी चीज़ें फाइब्रोनोजिन आते हैं वो सब इंक्रीज होने लगते हैं। टोटल द हेपेटिक सिंथेसिस जो भी चीज़ें हैं वो भी इंक्रीज होने लगते हैं, है ना। हार्मोन बाइंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो भी बड़ी होने लगती हैं। जो गॉल ब्लैडर का साइज होता है एंड द एम्पटी एंड द मोर स्लोली, ठीक है, उसका जो साइज होता है गॉल ब्लैडर का वो भी बढ़ जाता है ना। रिलैक्सेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर इंक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन, कभी कभी इसी अवस्था में स्टोन का फॉर्मेशन होना भी शुरू हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप गैस्ट्रो में आपने अभी तक किडनी थी, लीवर देखा, लीवर से पहले हमने टेस्ट वगैरह के बारे में देखा, लीवर में हमने बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी, है ना। नेक्स्ट थिंग कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। अब कार्डियो में क्या क्या चेंजेस, सिंपल सी बात है, कार्डियो की बात आई तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ब्लड प्रेशर जो है हमारा अल्टर्ड ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो फॉल इन द टोटल द पेरिफेरल रेजिस्टेंस बाय द 6 वीक gestation ऑफ द either the 40% by the mild gestation। सर्कुलेशन क्या होता है, अनफुल अंडर फीलिंग, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है ना। टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है 60%। जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, इंट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो भी होता है ना, एक्स्ट्रा है ना, इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी उसके सर्कुलेशन वगैरह जो नॉर्मल होते हैं उसमें वो 16% और बढ़ जाता है। मतलब क्या, कार्डियो पे हमारा जो वर्कलोड है वो बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हार्ट में क्या होता है, हार्ट रेट राइजेस द, जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, कितना 10 से 15 ब्रीथ पर मिनट बढ़ जाता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम राइज हो जाती हैं, कार्डियक आउटपुट इनपुट दोनों 35 से 40% बढ़ जाती हैं। कार्डियो में कुछ नहीं करना है, कार्डियो में हमारा क्या हो, हार्ट रेट बढ़ जा रहा है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, सब इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं होनी है। 16% टर्न हो गया है ना, बढ़ता चला गया। इसमें जो ब्लड प्रेशर है, क्या ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा क्या है, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसे है, ये भी हमारा क्या हुआ, उसका जो क्या क्या हाई रेट ऑफ द फ्लो विदाउट इंक्रीज द प्रेशर, मतलब कोई बिना प्रेशर किए हुए उसका जो फ्लो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट थिंग इज रेस्पिरेटरी चेंजेस। रेस्पिरेटरी चेंजेस में क्या होता है कि द वॉल्यूम राइजेस बाय द 30% इन द अर्लियर प्रेगनेंसी, है ना। जो हमारा नॉर्मल हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है उसमें 30%, जो अर्लियर प्रेगनेंसी होती है उसमें 30% बढ़ जाता है, और जब बच्चा होने टर्म में आ जाता है 37 वीक्स टू 40 वीक्स के बीच में जब आता है, तो वही जो रेस्पिरेशन रेट है 40 से 50% वो बढ़ जाता है, जितना नॉर्मल होता है उससे इतना, है ना। और इसमें कहते हैं इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगेटा इन द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ने लगती है ना। और रेस्पिरेशन रेट डज नॉट द चेंजेस, ठीक है। एंड द एवोल्यूशन ऑफ द डायफ्राम एज अ लेट प्रेगनेंसी डिस्पनिया वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं, कुछ नहीं है। नेक्स्ट चीज आगे चलते हैं। द इंक्रीज द एल्वोलार वेंटिलेटर। एल्वोलाई क्या होता है, एल्वोलाई छोटी छोटी चीजें होती हैं उसमें वेंटिलेटर का एक तरीके से काम, छानने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीज एल्वोलाई का भी काम बढ़ जाता है, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में जितने भी प्रोडक्ट हैं, एल्वोलाई हैं जो भी हैं, उसका क्या होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि हम 40 से 50% ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं उस समय पे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के ऊपर वर्कलोड बढ़ाओगे तो वो बार बार करना शुरू करेगा ना, इस वजह से भी एल्वोलाई पे भी क्या होता है, वो होता है। ऑक्सीजन अनलोडिंग द फीटस विच हैज, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। रेस्पिरेशन इंक्रीज 60% ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द टर्म, ये भी बढ़ जाता है। सब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा लेता है, सिंपल सी टेक्निकल चीज़ें ध्यान में रखो कि हो क्या रहा है सारे सिस्टम में। हेमाटोलॉजिकल चेंजेस, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस क्या, ब्लड का सर्कुलेशन में क्या होता है, सेलोरिंग द रेड ब्लड सेल इंक्रीज द 20 to 30%। जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मली जितना भी होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन 20 से 30% ज़्यादा हो जाता है, जल्दी जल्दी फास्ट 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 सारी चीज़ें होने लगती हैं। सीरम आयरन कंजप्शन, ये सारी चीज़ें फेल होने स्टार्ट हो जाती है ना। Mild maternal anemia associated with the increase of placenta and both weight ratio that decrease the birth rate.
और क्या बस यही सारी चीज़ें हैं, WBC काउंट भी बढ़ जाती है, WBC भी बढ़ जाता है ना, ह्यूमन प्लेसेंटा भी बढ़ जाती है, मतलब हर चीज़ क्या बढ़ता चला जा रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, WBC के भी काउंट ज़्यादा हो जा रही है ना, इसमें ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जो बच्चे बर्थ रेट में कम होंगे, T and B lymphocyte count do not the change but their the function is जो हमारे T lymphocyte B lymphocyte जो हमारे RBC है कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, उसमें भी क्या होता है, इसके जो फंक्शन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, दैट मीन्स कि फंक्शन उसका कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो उसका क्या होता है काउंट डज नॉट जो उसका जो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का जो भी नॉर्मल काउंट होता है वो उतना ही होता है, लेकिन उसके जो काम करने का जो फंक्शन होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड प्लेटलेट काउंट एंड द प्लेटलेट वॉल्यूम आर द लार्जली अनचेंज। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है हेमाटोलॉजिकल चेंजेस। हेमाटोलॉजिकल जो हमारे कोगुलेशन फैक्टर 7, 8 एंड 10 होते हैं वो भी राइज हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, है ना। एब्सोल्यूट द प्लाज्मा फाइब्रोनोसिस डबल हो जाते हैं, प्रोटीन सी अनचेंज हो जाते हैं, बस यही छोटे छोटे पॉइंट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्किन में क्या होता है, जब हमारे एडिमा फॉर्मेशन हो रहा था हमने स्किन में देखा था, तो इस तरीके के हमें यहाँ पे अगर इस जगह पे है, इस जगह पे हम यहाँ पे अगर हम थंब से प्रेस करते हैं तो एक गड्ढे नुमा आकार का बन जाता है, तब क्या है कि एडिमा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आगे इंडोक्राइन ग्लैंड में, इंडोक्राइन में हमारे प्यूटरेटरी ग्लैंड, प्यूटरेटरी ग्लैंड में क्या होता है भाई, इसके जो पिट्यूटरी इंक्रीज इन द साइज एंड एक्टिविटी, उसके साइज भी बड़ी हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम भी बढ़ जाता है ना, एंड द रिलैक्सेशन रिलीज द ऑक्सीटोसिन एंड द ऑनसेट ऑफ द लेबर, है ना। थॉराइड भी क्या होता है, जो हमारे थॉराइड होते हैं वो भी उसकी भी साइज बड़ी हो जाती है, उसका भी एक्टिविटी बढ़ जाता है, एंड मोस्ट प्रेगनेंसी वुमेन जो भी होता है ना, उसको क्या होता है, यूथोराइड होना स्टार्ट हो जाता है, एक बीमारी कंडीशन होती है थॉराइड की, उसको हम घेगा रोग भी हिंदी में बोलते हैं, थॉराइड बढ़ जाता है ना, वो टोटल T3 T4 जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसी के कम होने से हमारा जो है थायराइड नहीं होता, अगर यही चीज़ बढ़ जाती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि थायराइड हो जाए। पाराथायराइड में इंक्रीज साइज एक्टिविटी, एक ही पॉइंट बार बार एक ही चीज़ में, बस तुम ऊपर का हेडिंग याद रखोगे तो नीचे की चीज़ें समझते चले जाओगे, यही सारी चीज़ें हैं। पोस्टीरियर कुछ नहीं, अब देख लो इनकरेक्ट अपराइट पोस्टीरियर, इनकरेक्ट अपराइट पोस्टीरियर भी कुछ नहीं है। मेटाबॉलिक चेंजेस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ये भी इसकी भी जो एब्जॉर्प्शन की शक्ति होगी ये भी क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा, है ना। एंड द प्लाज्मा ग्लूकोज जो भी है वो भी कंट्रैक्शन द राइज एंड द मिड लाइन द बिटवीन द 4.4 to 5.5 ml, ग्लूकोज का भी प्लेसेंटा का भी हर चीज़ का चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कुछ कम नहीं हो रहा है। द इंसुलिन रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट डिस्पॉइंटेड एज अ लीवर एंड ग्लूकोज प्रोटीन फैट, वही सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो हर एक सिस्टम में यही बस एक फाइंडिंग है कि हर एक सिस्टम में कुछ नाम है, स्पेसिफिक नाम होते हैं, वो नाम याद करो, बाकी उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जो चीज़ सर्कुलेशन वाली चीज़ें सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट का साइज से सब कुछ है, ये स्लाइड ये जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ अभी ग्रुप में, अब वहाँ से तुम ले सकते हो।